नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। कल और परसों मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने 503 और 502 में सीरियल किलर्स के बारे में बताया था। 502 में अमेठी जिले के फुर्सतगंज इलाके का सीरियल किलर जिसने 2002 से 2004 के बीच में 22 हत्याएं की थी। कल मैंने जिस डॉक्टर देवेंद्र शर्मा सीरियल किलर का जिक्र किया था, जिसने 2002 से 2004 तक 150 से ज़्यादा हत्याएं की, जिसमें टैक्सी ड्राइवर्स, गैस सिलेंडर से लदे हुए ट्रकों के ड्राइवर और किडनी निकाले जाने के बाद मरीजों की हत्याएं थीं। और उसी पीरियड में पंजाब में भी एक सीरियल किलर आया था। आप देखिए, जगह अलग अलग, बहुत दूर, कहां पंजाब, कहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कहां रायबरेली या अमेठी। वाकया ये जो आज के सीरियल किलर का है, ये शुरू होता है 15 अगस्त 2004 को। जलंधर के बस्ती शेख में रहने वाले रिपु दमन की 5 साल की बेटी लक्ष्मी गायब हो गई। घर वालों ने पुलिस में मिसिंग लिखवाई। जिला था जलंधर, प्रांत है पंजाब। 4-5 दिन बाद लक्ष्मी की डेड बॉडी एक खेत और बाग के बीच की जगह होती है जो, उसमें उसकी डेड बॉडी मिली, जिसमें उसके साथ वीभत्स बलात्कार और गला काटकर हत्या करने की बात पुलिस की समझ में आई या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया। इस घटना के बाद एक 23 बच्चे, जिनकी उम्र 4 साल या 5 साल से लेकर 8 साल तक थी, वो गायब हो गए। 7 महीने में 23 बच्चे गायब हो गए, जिनमें से 17 की डेड बॉडी मिली। 17 में 15 बच्चियां और 2 लड़के या बच्चे थे। मैं इनका नाम जरूर पढ़ूंगा आज, इन सभी 17 के 17 बच्चों का, ताकि आप अंदाज लगाएं कि किस तरह की मानसिकता से इनकी हत्या और इनके साथ रेप या सोडोमी, समलैंगिक कार्य किया गया था। जैसा मैंने बताया कि पहली घटना 15 अगस्त 2004 को हुई थी। बच्ची का नाम था लक्ष्मी, उम्र थी 5 वर्ष। पिता का नाम रिपु दमन सिंह, बस्ती शेख। दूसरा सतीश, 6 वर्ष, सन ऑफ गोपाल। 18 अप्रैल को ये गायब हुआ था, इसकी भी डेड बॉडी मिली। गुड़िया, सतीश की बहन, उम्र 10 साल, इसकी भी डेड बॉडी मिली। तारीख वही 18 अप्रैल 2004। फिर तजबीन, डॉटर ऑफ मकसूद, उम्र 10 साल, अवतार नगर जलंधर की रहने वाली, 22 अगस्त 2004 को गायब हुई थी। स्टेटस डेड, यानी इसकी भी मृत्यु हो चुकी है। संजू कुमार, उम्र 5 साल, सन ऑफ उमेश शास्त्री, रेजिडेंट ऑफ वही बस्ती शेख, 24 अगस्त 2004 को गायब हुई थी। बाद में इसकी डेड बॉडी मिली। पूनम, उम्र 7 वर्ष, रेजिडेंट ऑफ बस्ती पीरदाद, डॉटर ऑफ पूनाराम, 6 अगस्त 2004 को गायब हुई। स्टेटस डेड, यानी डेड बॉडी मिली। राजेश कुमार, उम्र 7 साल, और उसकी बहन गीता, उम्र 5 साल। ये दोनों नर बहादुर लेदर कॉम्प्लेक्स
के रहते थे में रहते थे। 28 अगस्त 2004 को गायब हुए और दोनों का स्टेटस डेड। दोनों की मृत्यु हुई, दोनों के शव बरामद हुए। लालू प्रसाद उम्र 4 साल, वही लेदर कॉम्प्लेक्स, स्टेटस डेड यानी शव बरामद हुआ। दीक्षा उम्र 10 साल और उसकी बहन आशा। गोविंद इनके दोनों के पिता का नाम था। रास्ता मोहल्ला, ये 18 अप्रैल को गायब हुई दोनों। दीक्षा की मृत्यु हो गई और आशा कटे हुए गर्दन के साथ जीवित है, अभी भी उसको बचा लिया गया। रानी उम्र 9 साल, रेजिडेंट ऑफ जल्लोवाल कॉलोनी और इन निकोदर। और दूसरा निशु उम्र 9 साल, अर्बन स्टेट फेज 2। दोनों की किडनैपिंग 22 अक्टूबर को हुई और दोनों की निशु रानी की मृत्यु हो गई, शव बरामद हुआ और निशु मौके पर जिंदा मिली। लोगों ने उसे पीजीआई में दाखिल कराया, लेकिन उसका वोकल कॉर्ड इतना कट गया था कि आज भी वो बोल नहीं पाती। मुमताज तस्बीन की बहन, इसकी भी किडनैपिंग हुई थी, लेकिन ये किसी तरह वहां से भाग निकली। अमृत शंकर 8 वर्ष, जिसको गुड़िया के साथ अगवा किया गया था और शंकर उसमें से भाग निकला। अमृत 5 साल और उसकी बहन कारू, लेदर कॉम्प्लेक्स। दोनों की किडनैपिंग हुई और दोनों की हत्या हो गई। रवीना 4 साल, डॉटर ऑफ मोहम्मद अजीज, रेजिडेंट ऑफ शास्त्री नगर। इसकी भी 29 जून 2004 को इसका अपहरण हुआ, लेकिन कटे हुए गले के साथ वो आज भी जीवित है। पटल कुमारी, डॉटर ऑफ भारत भूषण, रेजिडेंट ऑफ बस्ती बाबा खेल। 29 जून 2004 को इसकी भी किडनैपिंग हुई, जिसको बचा लिया गया। निकिता उम्र 3 साल, डॉटर ऑफ वीर बहादुर, बस्ती दानिश मंडन। 16 अगस्त को इसको किडनैप किया गया, ये भी भागकर बच निकली। राजेश कुमार उम्र 5 साल, सन ऑफ मस्तलाल, बस्ती बाबा खेल। इसको 16 अगस्त 2004 को किडनैप किया, लेकिन ये बच गई। जतिंदर उम्र 9 साल, सन ऑफ रुद्राराम, रेजिडेंट ऑफ लेदर कॉम्प्लेक्स। 17 जून 2004 को इसको अगवा किया गया, अपहरण किया गया, किडनैप किया गया और बाद में इसका शव बरामद हुआ। पूजा 8 वर्ष, डॉटर ऑफ उधार, स्टेटस किल्ड। हर ब्रदर दीपक एज 4 ईयर्स, यानी उसका भाई दीपक जिसकी उम्र 4 साल, किल्ड यानी उसकी भी हत्या हो गई। इतनी बड़ी और गंभीर हत्याओं के बाद पुलिस की नींद टूटी, इसलिए कि लोग सड़कों पर आ गए। 23 बच्चे गायब हुए थे, जिनमें से 17 के मारे जाने की पुष्टि बाद में हुई। बरामद तो उसमें से 13 या 14 शव बरामद हुए थे। पुलिस पर जब भीड़ का दबाव पड़ा, घेराव, धरना, प्रदर्शन, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी से ये सभी 23 बच्चे, उम्र मैंने आपको बता दी 4 साल से लेकर 8-9 साल तक। तो पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, और हत्यारे के मोडस ऑपरेंडी और उसके स्केच के बारे में लोगों से डिटेल पूछताछ की और उसका एक स्केच बनवाया, अलग अलग सोर्सेस से बनाया गया
और जो एक्सपर्ट होते हैं फॉरेंसिक के, जो फेस बनाते हैं, जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, पुलिस के पास भी होते हैं और प्राइवेट लोग भी ऐसा काम करते हैं, उस स्केच को पब्लिश किया गया। जैसा लोगों ने बताया, जिस किसी को जरा थोड़ा भी ध्यान था, किसी ने बच्ची को उसकी साइकिल पे देखा था, किसी ने बच्ची को उसके साथ देखा था। इस तरह से बहुत सारे लोगों से जब ये स्केच बनाकर अखबारों में पब्लिश किया गया, तो 29 अक्टूबर 2004 को पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मिली कि एक व्यक्ति साइकिल पर ठीक उसी हुलिया का सफ़ेद बालों वाला, साइकिल के हैंडल में एक झोला टंगा हुआ जिसमें बिस्किट, टॉफ़ी और चॉकलेट हैं, फलां जगह पर खड़ा हुआ है। इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह तुरंत जहां से सूचना आई थी वहां पहुंचे, उस व्यक्ति को वहां देखा और जैसे ही पुलिस ने उसको पकड़ने का प्रयास किया, वो मेझोले के साइकिल को फेंक कर उसने भागना चाहा और तब उसे पकड़ लिया गया। पकड़े जाने पर उसने अपना नाम दरबारा सिंह बताया। उम्र उसकी उस समय 54-55 साल रही होगी। बस्तियान सिंह के पास ये मोहल्ला है जहाँ पर पुलिस ने, जब इसने अपनी साइकिल और वो झोला फेंक दिया, तो पुलिस ने वहाँ पर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उसकी, आप समझ सकते हैं कैसी पूछताछ हुई होगी। बराबर उसकी विशिष्ट श्रेणी वाली पूछताछ, पुलिस परेशान हो गई थी। 23 बच्चों के गायब होने का मामला था, एक के बाद एक 7 महीने में 23 बच्चों का गायब होना, और इसी 7 महीने में उनमें से 12-13 बच्चों के शव का बरामद होना पुलिस पर कितना दबाव रहा होगा। विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ के बाद दरबारा सिंह, उसने अपना नाम बताया, ये भी बताया कि ये अमृतसर के जल्लूपुरा खेड़ा का रहने वाला है। 1952 में इसकी पैदाइश है। एक के बाद एक इसने 23 बच्चों को अगवा करने, उसकी आसपास की तारीख, दिन, कहाँ उसके साथ क्या किया, और जिनकी लाश बरामद नहीं हो पाई वो लाश भी इसने बरामद कराई। 23 में से कुल 17 की हत्या हो गई थी। 17 में 15 लड़कियां थी, बच्चियां थी, और 2 बच्चे थे। हालांकि पुलिस का यह मानना था, उस समय के अखबारों में आया था, बहुत सनसनी हुई थी उस समय जब यह घटना खुली थी, जब दरबारा सिंह पकड़ा गया था, कि पुलिस का यह मानना था कि यह संख्या कम है जो ये बता रहा है। और भी घटनाएं इस तरह की हुई हैं, जैसे अमृतसर जिले के जल्लूपुर, जहाँ का ये रहने वाला है, जल्लूपुर खेड़ा में इसी तरह के 2 छत विछत बच्चियों के शव मिले थे। गिरफ्तारी के बाद, अच्छा, नीशू जिसकी उम्र 9 वर्ष है, उसने 22 अक्टूबर को, जब इसकी फोटो अखबारों में, स्केच अखबारों में छपी थी, तभी इसने बता दिया था कि यही वो आदमी है जिसने मुझे अगवा किया था, मेरे साथ खराब गंदा काम किया था और फिर मेरे गले को काट दिया था। इलाका मजिस्ट्रेट के करीर ने उसको 10 दिन की पुलिस रिमांड पर पुलिस को आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप दिया, जहां उसे खुर्शीद, अच्छा, फिर वो वहां से पुलिस उसको, दरबारा को कंडियावाली गांव ले गए। कंडियावाली गांव में वो उस जगह पर ले गया जहां उसने खुर्शीद और रोंकू की डेड बॉडी हत्या करने के बाद फेंकी थी। इन दोनों की हत्या 25 अक्टूबर 2004 को की गई थी। जहां जहां पुलिस ने उसको घटना स्थल दिखाने के लिए, या जो बॉडीज नहीं मिली थी उनको रिकवर कराने के लिए जब पुलिस उसे ले गई, तो पुलिस ने उससे पूछा, जब देखा कि उसके चेहरों पे कोई शिकन नहीं है, कि इन बच्चियों की लाशें देख के हम लोगों को रोना आ रहा है, तुम्हारे ऊपर कोई शिकन नहीं है, तुमको
जरा सा भी दुख नहीं है इन बच्चियों के साथ ऐसा व्यवहार करने का। दरबारा सिंह बोला, आप लोगों ने मुझे जल्दी पकड़ लिया, वरना मैं और लोगों को मारता। उसके बाद दरबारा ने पूरी बात बताई। दरबारा सिंह जल्लूपुरा, जो अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में था, वहाँ का रहने वाला था। उसने 1974 में आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर ली। उसके बाद उसकी पहली पोस्टिंग एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट में हो गई। 1975 में उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर वी.के. शर्मा के घर पर हैंड ग्रेनेड फेंक दिया, जिसमें उनकी पत्नी, टीनेज सन और उसकी और वो खुद बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो गए। दरबारा सिंह को डिसमिस कर दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन बाद में वो ट्रायल के बाद बरी हो गया। वही लैक ऑफ एविडेंस में, साक्ष्य की कमी में, इनसफिशिएंट एविडेंस में। इसी के थोड़े दिन बाद उसके 3 बच्चे थे और पत्नी थी। उनकी पत्नी और बच्चों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, ये कह के कि इसकी बहुत गंदी आदतें हैं, बच्चों पे इसका फ़र्क पड़ेगा, इसलिए अब ये घर में नहीं रहेगा, और इसीलिए वो घर से बाहर भी चला गया। छूट कराने के बाद जब वो बरी हो गया तो 1996 में उसने एक रेप किया और उसको मारने की कोशिश की। अच्छा, ये सब जो घटनाएं कर रहा था, ये नॉन पंजाबी स्पीकिंग लेबर्स जो कपूरथला में अलग अलग काम के लिए अलग अलग कॉलोनीज़ में रह रहे थे, उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार और हत्या और दुष्कर्म कर रहा था। वह इस केस में, जिसमें उसने महिला को रेप किया और मारने की कोशिश की, पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया कपूरथला में, जिला कपूरथला में। 96 में उसने ये दुष्कर्म और हत्या के प्रयास की घटना की, और 97 में 3 अलग अलग बलात्कार और अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या के प्रयास में इसे 10-10 साल यानी कुल मिला के 30 साल जेल में रहने की सज़ा कपूरथला की अदालत में सुनाई गई। वहाँ से कपूरथला की जेल से उसे जालंधर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। उसके बाद वहाँ पर भी उसकी जो हरकतें थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, तो उसे लुधियाना सेंट्रल जेल, चूँकि 30 वर्ष की सज़ा थी, लुधियाना सेंट्रल जेल भेज दिया गया। लेकिन 97 से 2003 के बीच जेल के अधिकारियों ने उसका चाल चलन, उसका व्यवहार और जेल के भीतर के उसके जीवन को उत्कृष्ट बताया कि इसका चाल चलन भी बहुत अच्छा है, इसका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, और इसके जो साथी इनमेट्स हैं वो कभी इसकी कोई शिकायत नहीं करते हैं। ये तब पता लगा जब उसने एक मर्सी पिटीशन गवर्नमेंट में भेजी, और वो मर्सी पिटीशन एक्सेप्ट कर ली गई ऑन द बेसिस ऑफ हिज गुड कंडक्ट, और उसे जेल से रिहा कर दिया गया 3 दिसंबर 2003 को। इतने दिनों जेल में रहने के बाद, चूंकि ये हत्या का प्रयास और बलात्कार इन्हीं माइग्रेंट लेबर्स की महिलाओं के साथ इसने किया था, और इन्हीं लोगों की गवाही पर इसे इतनी लंबी सज़ा हुई थी, इसके मन में इन माइग्रेंट लेबर्स को सबक सिखाने की बात घर कर गई कि इनकी वजह से मेरी ज़िंदगी के इतने साल खराब हुए हैं, मैं जेल में रहा हूँ, कष्ट झेला है, मैं इनको सबक सिखाऊंगा। वहाँ से छूटने के बाद लुधियाना सेंट्रल जेल से ये जालंधर आ गया, और वहाँ पर उसने एक फैक्ट्री में, लेदर कॉम्प्लेक्स एरिया में ही एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। मॉडल हाउस लोकेलिटी में उसने एक कमरा किराए पर लिया और उसी में रहने लगा, और वहीं पर ये दिमाग लगाने लगा कि कैसे इन माइग्रेंट लेबर्स को सबक सिखाया जाए। गिरफ्तारी के बाद
दरबारा सिंह के ऊपर 18 अपहरण, बलात्कार और हत्या के केसेस के चार्ज फ्रेम किए गए। उसको अदालत में चार्ज फ्रेम करके ये बताया जाता है कि इसके सारे डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ये चार्जेस इसके ऊपर लगाए जाते हैं, जिसका ट्रायल अदालत में होता है। 2007 आते आते ये सारी घटना 2004 की है। जितनी भी घटनाएं उसने की 2004 की। मैंने पहले ही बताया था कि डॉक्टर देवेंद्र शर्मा भी ये सब घटनाएं 2004 में उसने की थी जब गिरफ्तार हुआ था, और सदाशिव साहू वो भी 2004 में ही गिरफ्तार हुआ था। देखें ये क्या दौर है। बहरहाल 2007 आते आते इनमें से 4 केसेस, 4 मुकदमों में लैक ऑफ एविडेंस, साक्ष्य के अभाव या साक्ष्य की कमी में इसे बरी कर दिया गया। 7 जनवरी 2008 को सेशंस एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जलंधर में मिस्टर जस्टिस या जज साहब श्री इकबाल सिंह बाजवा ने दरबारा सिंह को खुर्शीद और रोंकू की हत्या में फांसी की सजा सुना दी। 9 जनवरी को इस फांसी की सजा सुनाने के बाद सजायाफ्ता लोग पटियाला जेल भेजे जाते हैं, लिहाजा इसको भी जलंधर जेल से पटियाला जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया। अप्रैल 2008 में फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जलंधर की कोर्ट में 8 साल की दीक्षा के बलात्कार और हत्या का ट्रायल शुरू हुआ। ये हत्या, ये किडनैपिंग और ये बलात्कार 14 अप्रैल 2004 को हुआ था। इस केस में दरबारा सिंह को आजीवन कारावास की सजा दी गई। आप फिर पूछेंगे कि साहब फांसी की सजा क्यों नहीं दी गई? पुलिस ने दीक्षा की बहन और 2 चचेरी बहनों को अदालत में एविडेंस के रूप में खड़ा किया कि साहब इन्होंने साइकिल पर बैठे इस आदमी से, या जो सामने ये कटघरे में खड़ा आदमी है, यही दीक्षा से बात कर रहा था। बाद में दीक्षा इसके पीछे पीछे गई, बाद में उसने साइकिल पर बिठा दिया। डिफेंस के लॉयर ने, यानी दरबारा सिंह के लॉयर ने, इन छोटे बच्चों की गवाही में तमाम कमियां निकाल कर ये कहा कि ये ट्यूटर्ड एविडेंस हैं, ये ट्यूटर्ड गवाह हैं, सिखाए पढ़ाए हुए गवाह हैं, इसलिए ये इस तरह की बात कर रहे हैं। इनको कोई घटना की जानकारी नहीं है। जब उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन की उसके बाद ये चार्जेस उन्होंने लगाए कि साहब ये ट्यूटर्ड एविडेंस हैं। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज श्री BK मेहता ने इसमें फांसी के बजाय आजीवन कारावास की सजा दरबारा सिंह को सुना दी। 30 जुलाई 2009 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के डबल बेंच में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस महताब सिंह गिल और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जितेंद्र चौहान की बेंच ने खुर्शीद और रोंकू की हत्या में लोअर कोर्ट के सुनाए गए फांसी के फैसले को बदल दिया और इस फैसले को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया। कोर्ट ने इस केस में ऐसे ऑब्जर्वेशन दिए जो जलंधर पुलिस के ऊपर ब्लॉट हैं, धब्बे हैं। ये जो पूरी बात कोर्ट ने कही जलंधर पुलिस के तमाम एविडेंस पे, कि उनका ये कहना है उन्होंने एक खड़ा किया गवाह जिसका नाम था प्रीतम सिंह, जत्थेदार प्रीतम सिंह, और ये कहा कि बस्ती से वो बच्ची जब बस्ती मिठू के पास जा रही थी, तो जब वो बस्ती मिठू पहुंची तो ही केम टू नो दैट, उसे ये पता लगा कि 2 बच्चे एक साइकिल वाले के साथ गए हुए हैं और मैंने पहले ही उस साइकिल वाले को देखा था। और ये बात उसने 25 अक्टूबर की बताई जिस दिन घटना हुई थी। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि जब ये अकाली दल की वर्किंग कमेटी में थे और उस समय पूरे इलाके में हल्ला था कि बच्चे गायब हो रहे हैं,
ऐसे में एक व्यक्ति 2 बच्चों को साइकिल पर लेकर जा रहा था, आपने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? कोर्ट ने ये इन्फर किया कि ये गवाह बाद में ट्यूटर करके लाया गया है या बढ़ाया गया है, इसकी गवाही का विश्वास किया जाना मुश्किल है। जिम्मेदार आदमी थे, 25 तारीख को आपने देखा, हल्ला बहुत हो चुका था, आपको पुलिस को बताना चाहिए था। दूसरा, प्रोसिक्यूशन ने कहा कि साहब, दीक्षा की मृत्यु या उसकी लाश जिस जगह मिली थी वहाँ पर एक शराब की बोतल पर जो फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे वो दरबारा सिंह के थे। लिकर बॉटल, दीज टू ऑब्जेक्शन। हाँ, कोर्ट ने ये कहा कि साहब, मान लिया ये बॉटल भी मिली थी और आपने इसकी फिंगरप्रिंट भी ले ली थी, लेकिन आपने इंक्वेस्ट रिपोर्ट में इन चीज़ों का कोई जिक्र क्यों नहीं किया? और दूसरा, उनका ये कहना था कि ये सारे जो बॉटल और उसके ढक्कन और गिलास मिले थे वहाँ पर, वो 30 अक्टूबर को वहाँ मौके पर मिल गए थे और 11 नवंबर को इन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। कोर्ट ने इस पीस ऑफ एविडेंस को डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि 5 दिन से अधिक अगर कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट जिसकी फॉरेंसिक जांच होनी है वो अगर थाने पर है तो उसके बारे में उसको मान्य नहीं माना जाएगा। इस संदर्भ में हाई कोर्ट की इस डबल बेंच ने 1997 के सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर को कोट किया और ये कहा कि 5 दिन से अधिक अगर वो आपके थाने पर पेंडिंग है तो हम उसे सच नहीं मानेंगे। जलंधर पुलिस को इस डबल बेंच ने इस बात की भी फटकार लगाई कि आपने मिले हुए ब्लड सैंपल्स की डीएनए जांच क्यों नहीं कराई। बच्ची की सैंपल जो उसके ब्लड आपने बच्ची के पोस्टमार्टम के समय या जब आप बॉडी का पंचायतनामा कर रहे थे, खून आलूद मिट्टी आपने उठाई होगी, तो उसमें डीएनए की जांच क्यों नहीं कराई। और इसीलिए हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये इन दोनों को फांसी की सज़ा एविडेंस के आधार पर, उसने ये कहा कि जुर्म बहुत संगीन है लेकिन एविडेंस पुलिस ने पूरे नहीं किए हैं। ठीक इसी तरह 10 दिसंबर 2010 को जज श्री BS संधू ने दरबारा सिंह को तजबीन रेप केस और मर्डर केस में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया और पुलिस को बहुत खरी खोटी सुनाई कि 5-6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, गर्दन काट के उसका मर्डर हुआ, पुलिस मौके पर गई, लाश रिकवर की, लेकिन उसके पोस्टमार्टम के बाद लावारिस में सेवा दफनाने के आपने कुछ नहीं किया। वेजिनल स्वैब्स नहीं लिए गए, बच्ची के कपड़े फॉरेंसिक लेबोरेटरी नहीं भेजे गए, डीएनए टेस्ट नहीं कराया गया और इसीलिए साक्ष्य के अभाव में उसे बरी कर दिया गया। दरबारा सिंह को निशु की किडनैपिंग और रेप के केस में जरूर सजा हुई। हुआ यूं कि निशु, मैंने बताया कि उसकी गर्दन कट गई थी, वोकल कॉर्ड कट गई थी, पुलिस उसको जल्दी से भाग के पीजीआई ले गई। पीजीआई में उसका जीवन तो बच गया लेकिन उसकी आवाज़ कभी लौट कर नहीं आई। पुलिस ने कोर्ट में एविडेंस की तरह निशु को पेश किया। पूछे गए सवालों का जवाब निशु इशारों में दे रही थी। बताते हैं उस समय पिन ड्रॉप साइलेंस था कोर्ट में। लोग बच्ची के इशारों से बताई गई गवाही को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। कोर्ट ने बच्ची की इस गवाही पर ही दरबारा को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। दरबारा सिंह इस जजमेंट के अगेंस्ट हाई कोर्ट गए लेकिन हाई कोर्ट में भी ये अपील रिजेक्ट हो गई। इस तरह से मेरे बताने का आशय ये कि
कोर्ट्स में ट्रायल के समय, चाहे वो हाई कोर्ट में हो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, वहाँ पर विवेचना में लापरवाही की बात कह के कोर्ट्स ने बहुत फटकार लगाई कि इतने संगीन जुर्म में ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर 18 रेप और मर्डर के चार्जेस फ्रेम्ड हैं, पुलिस साक्ष्य अदालतों में प्रस्तुत नहीं कर पा रही है। इसलिए क्योंकि उसने इन डेड बॉडीज़ की रिकवरी, मिसिंग के लिखते समय, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते समय कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई थी और इसीलिए उसके खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा नहीं कर पाई थी और धीरे धीरे करके वो फांसी की सज़ा, आजीवन कारावास में, एक आध में आजीवन कारावास और कई मुकदमों में, 4 मुकदमे तो चार्ज फ्रेम होने के बाद ही उसमें बरी हो गया था। लेकिन ऊपर वाले की अदालत में सारे मुकदमे अब तक फाइनल हो चुके थे। सबसे बड़ी अदालत है। 2018 में दरबारा सिंह की जलंधर जेल में तबीयत खराब हुई। 2 जून 2018 को उसको गवर्नमेंट राजेंद्रा हॉस्पिटल पटियाला शिफ्ट किया गया, जहां 6 जून 2018 को दरबारा सिंह की मृत्यु हो गई। ह्यूमन राइट कमीशन के निर्देशानुसार अंडर ट्रायल या सजा भोग रहे कैदी के मरने पर एक मजिस्ट्रेट जांच भी होती है और लाश हर हाल में उनके परिजनों को सुपुर्द की जाती है। उसकी मृत्यु के समय 4 दूसरे रेप और मर्डर के केसेस का ट्रायल चल रहा था। एनएचआरसी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में उनके घर वालों को ये खबर की गई। मैंने बताया कि उसकी पत्नी और 3 बच्चे थे। घर वालों को उनकी मृत्यु की खबर दी गई और ये कहा गया कि आप लोग फ़ौरन आकर इसकी शव को, इसकी डेड बॉडी को ले लें और अपने धर्मानुसार, नियमानुसार आप इसका अंतिम संस्कार करें। बच्चे और पत्नी ने दरबारा सिंह की लाश को लेने से ये कह के इनकार कर दिया कि इसके अपराध अक्षम्य हैं, अनपार्डनेबल हैं, इसलिए हम इसे कतई नहीं ले जाएंगे। आप जैसे मर्जी हो इसका अंतिम संस्कार करें। पुलिस ने फिर 72 घंटे की जो लिमिट होती है रखने की, कि शायद इस बीच में कोई आ जाए, हालांकि ये अज्ञात लाशों के लिए है, लेकिन फिर भी पुलिस ने उस नियमों का हवाला दे के 72 घंटे रखा। लोगों ने उनके परिवार वालों को समझाने की कोशिश की कि जो हुआ सो हुआ, इसको अंतिम संस्कार इसका कर देना चाहिए, लेकिन बच्चे और पत्नी कतई नहीं मानी और इसका दरबारा सिंह का अंतिम संस्कार लावारिस में ही किया गया। आज की घटना भी पिछली 2 घटनाओं की तरह सीरियल अपराध की घटनाएं हैं। दरबारा सिंह ने अपने कन्फेशन में बताया था कि वो एक बैग या झोले में टॉफ़ी, चॉकलेट, कभी कभी सूखी मिठाइयाँ और दिवाली से पहले या थोड़ा बाद कुछ छोटे पटाखे रखता था और साइकिल से घूमते घूमते जहाँ छोटे बच्चे खेलते दिख जाते थे उसको वो टॉफ़ी या चॉकलेट का लालच देकर, यानी ल्योर करके, उसे या तो पैदल या फिर अपनी साइकिल में बिठाकर सुनसान स्थानों पर ले जाता था। पहले उनके कपड़े उतारना, उसके बाद उनके साथ बलात्कार करना और फिर बलात्कार के बाद ब्लेड से उसके गले को बार बार चीरा लगाकर काट देना। अपने कन्फेशन में उसने ये भी बताया कि शुरुआती जब उसने 15 अगस्त 2004 को पहली बच्ची लक्ष्मी का मर्डर किया था तो बलात्कार करते समय वो चिल्लाने लगी थी, उसका मुंह दबाना पड़ा था। तो शुरुआत की 1-2 बच्चियों की हत्या करने के पहले उसने बलात्कार किया। बाकी सभी बच्चों के साथ बलात्कार, खासकर बच्चियों के साथ, उनको मारने के बाद उसने किया। बच्चों के साथ समलैंगिक व्यवहार किया, जो मेल बच्चे थे, सोडोमी की। पहले उनका गला काट दिया, उसके पीछे उसने तर्क दिया कि गला काटने से चिल्लाने की कैपेसिटी उनकी खत्म हो जाती है।
और तब मुझे अपना काम जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं होती। हम इत्मीनान से अपना काम करते हैं, उसके बाद सब कुछ वहीं छोड़कर चले जाते हैं। कितना घिनौना व्यक्ति था ये दरबारा सिंह। जलंधर पुलिस की छीछालेदर तो इन मामलों में लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट कर ही चुकी थी, लेकिन ये जलंधर पुलिस का नकारापन था और संवेदनहीनता थी। जब 7 महीने में 23 बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट, 17 की मर्डर हो गए, तब एसआईटी का गठन किया गया। अरे भाई, आप एसआईटी का गठन, एक हुआ तो चलिए मान लिया आपने कि कहीं गलती से हो गया होगा, 1 2 3 4 तक तो आपकी संवेदना जग जानी चाहिए। अगर 4 या 5 घटनाओं के बाद ये एसआईटी गठित की गई होती, क्योंकि डे 1 से साइकिल पर घूमने वाले सफ़ेद बाल वाला व्यक्ति जिसके हैंडल में एक झोला टंगा रहता है, उस पर शक किया जाता था। अगर ये एसआईटी का गठन हो चुका होता तो बाकी बच्चों की जान बच जाती। किसी भी केस में, दीक्षा के केस में जरूर उन्होंने एक बॉटल, 2 गिलास और उस पर फिंगरप्रिंट की बात कही, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड पर कोर्ट ने उसे रिजेक्ट इसलिए किया कि आप 10 दिन से अपने पास ये सब सामान जिसमें आपने फिंगरप्रिंट और ये रखा है, वो क्यों रखे रहे। किसी भी केस में फुटप्रिंट, फिंगरप्रिंट और फॉरेंसिक एविडेंस नहीं लिए गए, कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया, वेजिनल स्वैब्स नहीं लिए गए। इसीलिए मैं किस्सा गोई परिवार के सदस्यों से कहूँगा कि बच्चों की ग्रूमिंग जब आप करें, छोटे बच्चों की ग्रूमिंग साल भर के बाद जब आप ग्रूम करना शुरू करते हैं और 3-4 साल के बाद बच्चे के अंदर खाने पीने के सामान की समझ आ जाती है कि उसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ग्रूमिंग के समय ही आप उसको ये बताएं कि दूसरे किसी से खाने की कोई चीज़ न ले, गैर से तो कतई न ले। अपने माँ बाप, भाई बहन या जो घर में 24 घंटे रहते हैं, इनके सिवा कोई अपना भी दे रहा हो तो उसे अपने घर के किसी बड़े को दिखा ले। जब दिखाने जाएगा बच्चा तो जो बड़ा है वो पूछेगा, या माँ है तो पूछेगी किसने दिया, वो बताएगा कि फला ने दिया। ताऊ, चाचा, मामा, नाना, जो भी रिश्ते में वो कहता होगा, अंकल, आंटी, वो बताएगा। तो कम से कम ये पता रहेगा। और उसको, बच्चे को मना करिए कि नहीं ठीक है, इसे तुम रख दो, तुम्हारे लिए मैं खरीद के लाती हूँ या लाता हूँ। आप ग्रूमिंग के समय, और खासकर ठेले वाले, फेरी वाले, स्कूल बस वाले, स्कूल टेम्पो या टैक्सी वालों से किसी भी कीमत पर खाने का कोई सामान, चॉकलेट, टॉफ़ी, और अब तो बहुत तरह तरह की टॉफ़ियाँ आती हैं, कतई स्वीकार न किया जाए। ऐसी ग्रूमिंग बच्चों की होनी चाहिए। मैंने आपको बहुत ढेर सारे अपराध के ऐसी घटनाएं बताई हैं जिनमें स्कूली बच्चों को ले जाने वाले टेम्पो चालक ने बच्चों को इसी तरह से टॉफ़ी और चॉकलेट देकर ल्योर किया और उनके साथ आपत्तिजनक हरकतें की। ठेले वाला या फेरी वाला कुछ सामान लेने आता है, बच्चे दौड़ के जाते हैं, चाहे वो खिलौने वाला, बच्चे ज़रूर जाएंगे। वो कोई न कोई घंटी या डमरू या कोई न कोई आवाज़ लगाते हैं जिसको सुन के बच्चे तुरंत भागते हैं लेने के लिए। सामान दिला दीजिए उसे। लेकिन अगर वो आपके एब्सेंस में बच्चे को कुछ टॉफ़ी या चॉकलेट देने की कोशिश कर रहा है, चिप्स देने की कोशिश कर रहा है, कुरकुरे देने की कोशिश कर रहा है, साफ मना कर दीजिए। आदत ही मत डालिए बच्चों की, उन्हें सावधान रखिए ताकि ऐसी गलती वो बिल्कुल ना करें। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जाने के पहले मैं एक बात और कह दूं कि मैं अगले 3 दिन तक प्रदेश के बाहर एक शादी समारोह में जा रहा हूँ। आप जानते हैं इस समय शादी का बहुत घनघोर सीज़न चल रहा है। वैसे सामान्य रूप से मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन
बहुत नज़दीकी और बहुत ज़रूरी ये आयोजन है जिसमें मुझे सपरिवार सम्मिलित होना है। तो अगले 3 दिन तक मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और 28 को मैं पुनः आपके सामने उपस्थित, डेट हो सकता है कंफ्यूज कर रहा हूँ, शनिवार को मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।